वेलकम यू ऑल अगेन। हिस्ट्री का ये चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये फर्स्ट चैप्टर है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने की गलती मत करिए, क्योंकि इस वीडियो में हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन करेंगे। पॉइंट वाइज ये आंसर है और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हम एक्सप्लेन करेंगे, सो दैट आप अच्छे से समझो सारे आंसर्स और एग्जाम में आप अच्छे से करके आओ। सबसे पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। Why living condition of urban population worsened during the industrial revolution? बोल रहा है लिविंग कंडीशन कैसा हो गया था अर्बन पॉपुलेशन का जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, तो क्या सिनेरियो था। ओके, ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन rapid urbanization and economic factor led to dramatic decline in living standard of for many in the cities। जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो बिल्कुल गिर चुका था। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, एक रैपिड अर्बनाइजेशन देखने को मिल रहा था। लोग भग भग के इतना ओवर क्राउडेड एरिया हो गया था वहाँ पे। इकोनॉमिक फैक्टर लेड टू ड्रामेटिक डिक्लाइन। ओके, सबसे पहला इस जब भी आप ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 मार्क्स के क्वेश्चन को उसमें आप 5 to 6 पॉइंट लिखेंगे और लास्ट में कंक्लूजन। जैसे आप देखो, अब 5 मार्क्स के क्वेश्चन, अब आपको ना 4 पॉइंट्स आ रहा है, 5 पॉइंट्स बनाने हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आप 4 पॉइंट्स लिखें और लास्ट में उस चारों पॉइंट्स का एक कंक्लूजन आप डाल दें, तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो 4 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स 5 मार्क्स का आंसर है, तो 5 पॉइंट्स लिख के आने ही आने हैं। पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दैट इज रैपिड अर्बनाइजेशन। एज आई सेड कि बहुत जल्दी जल्दी ओवर क्राउडेड एरिया हो गया था, कोई हाइजीन वहाँ पे बिल्कुल नहीं था उस जगह पे। अनसैनिटरी स्लम्स, ओवर क्राउडेड अनसैनिटरी स्लम्स emerged as people flocked to cities for jobs in factories। जॉब के लिए लोग फैक्ट्रियों में भर रहे थे, भर भर के लोग वहां जा रहे थे। दूसरा लो वेजेस एंड एक्सप्लॉयटेशन। मैं एक्सप्लॉयटेशन नहीं, मैं तो बोलूंगी ओवर एक्सप्लॉयटेशन। जो भी फैक्ट्री ओनर्स होते थे, वो जो भी वर्कर्स थे उन्हें बहुत ही कम लो वेजेस दे रहे थे। मीन्स व्हाट, लॉन्ग आवर, लंबे लंबे समय तक काम करा रहे हैं, लॉन्ग वर्किंग आवर है और वेजेस बिल्कुल नाम मात्र, बिल्कुल ना के समान। ओके, और ओवर एक्सप्लॉयटेशन। Factory owners paid measures wages and exploit workers, forcing them to endure harsh condition। कहीं ना कहीं बहुत हार्श कंडीशन वर्कर्स का हो चुका था। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, लैक ऑफ रेगुलेशन। कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं। मीन्स व्हाट, चाइल्ड लेबर भी वहां हो रहा था, छोटे छोटे बच्चे भी फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। पुअर वर्किंग कंडीशन एंड रैम्ड चाइल्ड लेबर, परसिस्टेंस इन द एब्सेंस ऑफ लेबर लॉ। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइजिंग कॉस्ट एंड पॉवर्टी। राइजिंग कॉस्ट एंड पॉवर्टी, गरीबी बढ़ती जा रही थी। जो भी बेसिक नेसेसिटीज होते हैं उनके दाम बढ़ गए थे, और दाम बढ़ने की वजह से पॉवर्टी आ गई थी, गरीबी आ गई थी वहां पे। हाई कॉस्ट ऑफ फूड एंड बेसिक नेसेसिटीज लेड टू पॉवर्टी, गरीबी आ गई थी। हंगर डेथ भी हो रहा था, हंगर था एंड होमलेसनेस। किसी के पास घर नहीं, भूखमरी, बहुत ज्यादा पॉवर्टी जो थी बढ़ती जा रही थी। आप एज्यूम, ये क्वेश्चन जब आएगा तो 5 मार्क्स में आएगा ये क्वेश्चन। 4 पॉइंट्स आपने लिख दिए और लास्ट में एक कंक्लूजन लिखिएगा। मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बता रही हूँ कि कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 to 6 पॉइंट्स होने ही चाहिए। इफ इन केस आपको 4 पॉइंट सॉलिड वाले, बहुत अच्छे वाले माइंड में है, चारों पॉइंट्स आप ऊपर रखो, उन चारों पॉइंट्स का एक कंक्लूजन बना के नीचे एक पैराग्राफ में डाल दो। आई श्योर यू आई अश्योर यू कि आपको फुल मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। ओके, कंक्लूजन में क्या, दीज इकोनॉमिक फैक्टर्स लेड टू सीवियर ओवर क्राउडिंग, रैम्ड डिजीज, एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड वाइड स्प्रेड सफरिंग। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का था, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज रोल ऑफ जैकोबिन क्लब इन स्प्रेडिंग नेशनलिज्म अब्रोड। व्हाट इज द रोल ऑफ जैकोबिन क्लब? आप क्लास 9 में भी पढ़े थे, आपको पता है जैकोबिन क्लब क्या, कौन थे जैकोबिन क्लब्स के मेंबर, क्या कैसे होते थे, क्या पहनते थे। ठीक है, इन्होंने नेशनलिज्म को बहुत बड़े लेवल पे कैसे लेकर गए, हाउ जैकोबिन क्लब्स। ओके, तो जैकोबिन क्लब्स प्लेड अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ लिबर्टी। इनका बहुत बड़ा अहम रोल था। ये जो आइडिया था, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, आइडिया ऑफ इक्वालिटी, आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी, आइडिया ऑफ लिबर्टी, ठीक है, ये फ्रांस के बाहर भी लेकर गए। ओके, तो एक पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा, दे सेंट रेवोल्यूशनरीज, मिशनरीज डिफरेंट कंट्रीज टू इंस्पायर नेशनलिस्ट मूवमेंट। जो रेवोल्यूशनरीज, मिशनरीज थे,
ये अलग अलग कंट्री में भी जाते थे, लोगों को इंस्पायर करते थे अबाउट नेशनल मूवमेंट के लिए। तो इनका छोटा छोटा ग्रुप्स होता था जो अदर कंट्री में भी घूमते थे और लोगों को जागृत प्रेरित करते थे। ओके, रेवोल्यूशनरीज एड्रेस द पब्लिक, कहीं ना कहीं आप लोगों को इकट्ठा करके स्पीच दे रहे हैं, समझा रहे हैं। दे सपोर्टेड लोकल अपराइजिंग एंड इनकरेज पीपल टू चैलेंज मोनार्की, कहीं ना कहीं ये जो लोकल अपराइजिंग, जैसे जो लोकल लोग रहते थे उनके मन में अगर आता था अपनी मिशनरी मोनार्की के अगेंस्ट कुछ फीलिंग आती थी तो उन्हें वो और जागृत करते थे, इनकरेज करते थे लोगों को टू चैलेंज मोनार्कीज, मोनार्की सिस्टम को आप चैलेंज करो, उसे अपोज करो। ठीक है, तो ये काम था जैकोबिन क्लब्स का। स्प्रेड रेवोल्यूशनरी आइडियाज अब्रॉड, जो भी रेवोल्यूशनरी आइडियाज उसे बड़े लेवल पे वो फैला रहे थे। सिटीजन्स राइजिंग अगेंस्ट रामी, स्पार्किंग रेवोल्यूशन अक्रॉस यूरोप, ये जो रिवॉल्ट था, ये इसका जो स्पार्क था रिवॉल्ट का, ये पूरे यूरोप में जो है फैल चुका था। led to the spread of revolutionary ideas and the rise of nationalism in many country। और इस तरीके से जो जैकोबिन क्लब थे, इन्होंने जो नेशनलिज्म वाली फीलिंग थी, जो लिबर्टी, यूनिटी, फ्रेटर्निटी की जो फीलिंग थी, ये पूरे बहुत बड़े लेवल पे पूरे यूरोप में ये लेकर गए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। अगेन ये 4 to 5 मार्क्स में आ सकता है एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज द प्रोक्लेमेशन ऑफ द जर्मन एम्पायर इन 1871, अ टर्निंग पॉइंट इन यूरोपियन नेशनलिज्म, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा, ये भी बड़े 6 मार्क्स में आ सकता है। आप बताओ जर्मन एम्पायर का इन 1817, प्रोक्लेमेशन ऑफ द जर्मन एम्पायर, अ टर्निंग पॉइंट ऑफ यूरोपियन नेशनलिज्म, एक टर्निंग पॉइंट था, पूरे यूरोप में एक नेशनलिज्म आया। ठीक है, ये नेशनलिज्म की फीलिंग आपको देखने को मिलेगा जब यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुई, जब जर्मनी यूनिफाई हुई, brought together a various German state into a single nation, strengthened of German army, shifted the balance of power to Europe. Okay, rise of nationalism भी देखने को मिला, inspired other nation to seek unification and independence. Other nations को भी जो है उन्होंने इंस्पायर किया यूनिफिकेशन के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए। एंड ऑफ फ्रेंच डोमिनेंस, फ्रेंच का जो भी डोमिनेंस था पूरी तरह से खत्म हो चुका था। मार्क द डिक्लाइन ऑफ फ्रेंच हेगोमनी इन यूरोप। The proclamation at Versailles in 1871 marked the culmination of a process that transferred European nationalism. तो ये एक बहुत बड़ा अहम रोल था जो वर्साइल्स में 1871 में हुआ था। तो ये प्रोसेस जो है पूरी तरह से यूरोपियन नेशनलिज्म में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा इस चैप्टर से, वो है सेंसरशिप आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या क्या सेंसरशिप लगाई गई। तो why did the most conservative regime impose censorship law to control printed material associated with the French Revolution in 1815? देखो, conservative regime imposed censorship after the French Revolution of 1815 to suppress the spread of revolutionaries ideas। ऐसा इसलिए कर रहे थे, जो भी revolutionaries ideas हैं उन्हें कहीं ना कहीं दबाने के लिए, डराने के लिए, threaten ideas that threaten their power। fear of revolution, एक डर था revolution का। Monarchies feared uprising and revolt inspired by the revolutionaries idea। जो भी revolutionaries ideas थे उससे कहीं ना कहीं जो monarchy system था, जो राजा महाराजा होते थे, उन्हें डर लग रहा था कि revolts कहीं बड़े लेवल पे ना हो जाए, कहीं ये सिस्टम पूरी तरह से वैनिश ना हो जाए। मेंटेनिंग स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी था। कंजर्वेटिव सॉट टू बी प्रिवेंट पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड अपहेवल। कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन ऑल्सो, लिमिटिंग freedom of the press to ensure only state approved content। okay, censorship allowed conservative regime to suppress dissent। और जो censorship law था, ये कहीं ना कहीं ये अलाउ कर रहा था कंजर्वेटिव रिजाइम्स को। क्यों? क्योंकि वो सप्रेस कर सके एंड कंट्रोल कर सके, जो भी रेवोल्यूशनरीज हैं, जो भी डेमोक्रेटिक आइडियाज हैं उन्हें वो दबा दे, जो भी रेवोल्यूशनरीज हैं उन्हें वो दबा दे, उन्हें सप्रेस कर दे कि इनके आइडियाज, इनके रिवॉल्ट, इनके मूवमेंट जो हैं वहां तक फैल ही ना सके। तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे इस चैप्टर का, तो वो है लैंग्वेज एंड नेशनलिज्म इन पोलैंड अंडर रशियन रूल। हाउ डिड लैंग्वेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। लैंग्वेज कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है टू डेवलप नेशनलिस्ट सेंटिमेंट इन पोलैंड अंडर रशियन रूल। पोलैंड के बारे में पूछा है अंडर रशियन रूल। देखो, द कंजर्वेटिव रिजाइम इम्पोज सेंसरशिप आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन of 1815 to suppress
द स्प्रेड ऑफ रेवोल्यूशनरीज आइडियाज दैट थ्रेटन देयर पावर। तो एक नेशनल अवेकिंग होना चाहिए, लोगों को नेशनल लेवल पे जगाना है। पोलिस बिकेम अ सिंबल ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, पोलिस जो था एक सिंबल बनकर उभर कर आया, एक नेशनल आइडेंटिटी एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस। जैसे रशियन लोग थे, रशिया के लोग डोमिनेट कर रहे थे पोलैंड को, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल उभर कर आया। ठीक है। लिटरेसी एंड पोएट्री, पोलिस पोएट रोट पैट्रियोटिक पोएम, जो पोलिस के पोएट्स थे, है ना, पोलैंड के। पोलिस इज अ लैंग्वेज, ठीक है, पोलिस एक लैंग्वेज है, पोलैंड में बोला जाता था। तो ये ना बहुत अच्छे अच्छे पोएम्स लिखते थे, बहुत ऐसे मतलब इमोशनल करने वाले सेंटिमेंटल पोएट्स वो लिखते थे, पैट्रियोटिक पोएम्स वो लिखते थे। एंड लिटरेचर दैट इवोक्ड प्राइड एंड यूनिटी, इंस्पायरिंग नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग पोल्स। Third important point, cultural resistance. Poles defied attempt to impose the Russian language by secretly teaching Polish in school and publishing newspaper and books in Polish. Preserving the Polish language became an act of resistance for fostering a sense of unity and national pride among the Poles under oppressive Russian policies. तो हमने देखा जो रशिया था, जो रशियन पॉलिसीज थी, उसके अगेंस्ट गया पोलैंड, है ना, पोलिश लैंग्वेज। तो लैंग्वेज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब चलता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, विच इज अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल एंड रेवोल्यूशनरीज प्रोसेस प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इटली। सपोर्ट द स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल। ये जो बोल रहा है क्वेश्चन में, वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल एंड रेवोल्यूशनरीज प्रोसेस, एक जो बहुत तरीके का जो हम पॉलिटिक्स और जो रेवोल्यूशनरी प्रोसेस था, प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इटली। जो नेशनलिज्म इन इटली को, इस नेशनलिज्म जो देखा गया इटली में, वो कैसे, ठीक है, इस स्टेटमेंट को विद एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करना है। तो नेशनलिस्ट आइडियाज कैसे, राइटिंग एंड स्पीचेस बाय थिंकर लाइक गुसिम मजनी, जैसे गुसिम मजनी थे, इनकी जो स्पीच हुआ करती थी, बहुत तड़कते भड़कते स्पीच, जो लोगों को एकदम जागरूक कर दे रही है, ठीक है, उनकी जो राइटिंग स्किल्स थी। प्रमोटिंग द आइडियाज ऑफ यूनिफाइड इटली, कहीं ना कहीं जो यूनिफिकेशन हुआ इटली का, उसके पीछे इनका बहुत बड़ा अहम रोल था, क्योंकि वो लोगों को यूनाइट करना, वो जो एक लीडरशिप क्वालिटी होती, जो एक स्पीकिंग, जो कम्युनिकेशन पावर होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कहीं ना कहीं गुसेम मजनी के अंदर ये चीज था। तो नेशनलिस्ट आइडियाज जो थे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो नेशनलिस्ट आइडियाज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। रेवोल्यूशनरीज अपराइजिंग, वाइड स्प्रेड अपराइजिंग एंड रिवॉल्ट्स अक्रॉस इटालियन स्टेट्स। इटली में बहुत सारे ऐसे रिवॉल्ट्स डे बाय डे बड़े लेवल पे बढ़ता जा रहा है। अगेंस्ट फॉरेन रूल, किसके अगेंस्ट, फॉरेन रूल के अगेंस्ट। यूनाइटेड पीपल इन देयर डिजायर, जो कहीं ना कहीं लोग आपस में यूनाइट हो रहे हैं, उनका डिजायर, उनकी फीलिंग अब इंडिपेंडेंस, वो उनकी मांग अब क्या है, अब उन्हें आजाद होना है। अब उनके डिजायर क्या हो गए हैं, अब उनके डिजायर हो गए हैं इंडिपेंडेंस। ओके। थर्ड, मिलिट्री कैंपेन के बारे में भी आप पढ़ो। लीडर्स लाइक गुसेप गाराबाल्डी, एक लीडर से जिनका नाम था गुसेप गाराबाल्डी, लेड मिलिट्री कैंपेन, इन्होंने एक अपना मिलिट्री कैंपेन बनाया, लीड कर रहे थे इसको, ठीक है, विद द रेड शर्ट्स, मतलब उनका ड्रेसिंग था, दैट इज रेड शर्ट, लिबर्टिंग टेरिटोरीज एंड यूनाइटिंग रीजन। ठीक है, तो ये गुसेप गाराबाल्डी का प्रोसेस था। ठीक है, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी लगे हैं। ठीक है, काउंट कैवोर, ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पियोडेमेंट यूज डिप्लोमेसी एंड अलायंसेस टू गेन सपोर्ट फ्रॉम फ्रांस एंड वीकेन ऑस्ट्रियन इन्फ्लुएंस इन इटली। जो भी ऑस्ट्रियन इन्फ्लुएंस कर रहे थे इटली को, इनको ये कमजोर किया, इनका पूरा सपोर्ट, जो काउंट कैवोर थे, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे पियोडेमेंट के, उनका पूरा सपोर्ट जो था, पूरा अलायंसेस जो था फ्रांस में था। ठीक है, फ्रॉम फ्रांस। These combined efforts led to the unification of it. ये जो combined efforts, सबके मैंने जो efforts देखे, किसके, गुसेप मजनी के, गुसेप गाराबाल्डी के, और जो रेवोल्यूशनरीज अपराइजिंग हो रहा था पूरा इटली में, और जो अपने काउंट कैवोर थे, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे पियोडेमेंट के, इन्होंने जो सपोर्ट किया फ्रांस को, और ये जो इटली ऑस्ट्रियन के अगेंस्ट गए इटली के। ठीक है, कहीं ना कहीं इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था यूनिफाइड इटली। ठीक है, तो इस तरह से यूनिफिकेशन हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट, विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, द स्पेनिश कंक्वेस्ट एंड द कोलोनाइजेशन इन अमेरिका। द स्पेनिश कंक्वेस्ट एंड द कोलोनाइजेशन इन अमेरिका was decisively underway by the mid-16th century. Defeat of powerful native empire, establishment of Spanish rule, exploitation of gold and silver, economically system, forced labor जिसे कहते हैं।
इंडेंजर्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर, ठीक, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, डिक्लाइन ऑफ नेटिव पॉपुलेशन। तो ये सारे एग्जांपल्स है। 6 से 8 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि कैसे कोलोनाइजेशन हमने देखा अमेरिका में, ठीक है। तो डिफीट ऑफ एम्पावर नेटिव पावर्स, Spain has defeated major American empires by the mid 16th century. Establishment of Spanish rule, Spanish established colonies and ruled them directly through the officers. Exploitation of gold and silver, the Spanish looted gold and silvers from America. America से जितने भी gold और silver थे ये लोग लूट कर लाए थे and sent it to Europe और यूरोप में लेकर गए. Native Americans were forced work to Spanish settlers. जो Native Americans लोग थे उनको फोर्स किया जा रहा था कि स्पेनिश में जाके काम करे. दिस सिस्टम कॉज बाय ग्रेट सफरिंग एंड डिक्लाइन इन द नेटिव पॉपुलेशन. एक्सप्लॉयटेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर्स, ये दोनों पॉइंट सेम है, ठीक है. स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी भी देखने को मिला था. स्पेनिश मिशनरीज कन्वर्टेड अ लोकल क्रिश्चियनिटी. डिक्लाइन ऑफ नेटिव पॉपुलेशन. यूरोपियन diseases like smallpox killed a large number of native people. This made Spanish control easier. ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन था, मतलब एक ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड से है, जो कि इम्पोर्टेंट था, तो मैंने इस वीडियो में इसको डाल दिया. अब ये एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लें. बहुत सारे बच्चों को जो बल्कन्स वाला है इसमें प्रॉब्लम आता है कि व्हाट वाज द टेंशन अराइजेस इन बल्कन्स एरिया, ठीक है. तो बल्कन्स वाले पार्ट को हम अच्छे से समझेंगे कि ये है क्या. व्हाट वाज द टेंशन ऑफ बल्कन्स, बल्कन रीजन का क्या टेंशन था. पहले तो आप ये समझो कि जो बल्कन्स है ये वो एरिया है जो कि ब्लैक सी, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, जो कि ब्लैक सी एंड एड्रिएटिक सी के बीच में है. ब्लैक सी और एड्रिएटिक सी के बीच का जो इंटरफेरेंस ऑफ यूरोपियन पावर्स, तो यूरोपियन पावर्स का जो इंटरफेरेंस था यहाँ पे बल्कन्स रीजन में, कहीं क्योंकि वो चाहते थे, जो यूरोपियन कंट्री थी वो चाहती थी कि बल्कन्स को अपने अंडर में ले ले. हर कोई बल्कन्स को भी कन्कर करना चाहता था. तो यूरोपियन नेशन लाइक ऑस्ट्रिया एंड हंगरी एंड रशिया सॉट टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस, ये भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रहे थे, बल्कन्स रीजन को अपने अंडर में लेना चाह रहे थे. दे सपोर्टेड डिफरेंट नेशनल ग्रुप्स टू सर्व देयर ओन इंटरेस्ट. कंक्लूजन यही था कि सबसे मेजर जो रीजन था बल्कन्स के टेंशन का वो था ओटोमन एम्पायर का डिक्लाइन. जब ओटोमन एम्पायर डिक्लाइन हुआ, और चूंकि वहाँ पे अगर हम देखेंगे बल्कन रीजन का कि एथेंटिक डाइवर्सिटी भी थी बहुत ज़्यादा, यूरोपियन इंटरफेरेंस, ये सारे रीजन से बल्कन्स को स्ट्रेस में डालने के लिए, ठीक है. एंड एग्रेसिव नेशनलिज्म, दिस इंस्टेबिलिटी ऑफ लेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइट. लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है इस चैप्टर का, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन क्या हुआ था इन इंडिया क्रिएटेड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो भारत में जो नया इकोनॉमिक सिचुएशन आया वो कैसा था, क्या था. पहली बात तो ये कि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो रहा था तो ह्यूज एक्सपेंडिचर, मतलब वॉर एक्सपेंडिचर जो था वो बढ़ गया था. तो एक्सपेंडिचर और जो फॉरेन ब्रिटिश से जो भारत में इंपोर्ट हो रहा था कॉटन का, वो डिक्लाइन हो गया. तो डिक्लाइन ऑफ कॉटन इंपोर्ट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ड्यूरिंग द वॉर ब्रिटिश मिल्स एंड फैक्ट्रीज वर बिजी. जो ब्रिटिश की मिल्स और फैक्ट्रीज थी वो बिजी हो गई, क्या बनाने के लिए, प्रोड्यूसिंग वॉर मटेरियल, वॉर से रिलेटेड मटेरियल बनाने में वो व्यस्त हो गई, लीडिंग टू अ डिक्लाइन ऑन इंपोर्ट्स कॉटन गुड्स इन इंडिया. इंडियन मिल फिल द गैप एंड थ्राइव. इसी मौके का फायदा उठाते हुए जो इंडियन मिल्स थी, इंडियन कॉटन मिल्स थी, जो हैंड से कपड़े बनाते थे, उन लोगों ने इसका फायदा उठाया और वो अपनी कंट्री में चीजों को बेचना स्टार्ट कर दिए. इंक्रीज वॉर प्रोडक्शन, इंडियन फैक्ट्रीज वर कंपेल्ड टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू मीट द डिमांड ऑफ द वॉर. जो इंडियन फैक्ट्रीज थी वो कहीं ना कहीं इंक्रीज प्रोडक्शन टू मीट द डिमांड ऑफ वॉर. जो भी वॉर से रिलेटेड जो भी मटेरियल था वो उसका प्रोडक्शन करना स्टार्ट करने लगी, ठीक है. वो क्या प्रोड्यूस करती थी, दे प्रोड्यूस जूट बैग, ठीक है, जूट्स के बैग, क्लोथ्स हो गए, यूनिफॉर्म्स हो गए, बोट्स हो गए, ठीक है, एंड सप्लाईज फॉर ब्रिटिश आर्मी. ये सारी चीजें सप्लाई होने लगी ब्रिटिश आर्मीज के लिए, ठीक है. प्रॉफिटिंग बाय मर्चेंट्स मीन्स व्हाट, इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था इंडियन मर्चेंट्स को. कैसे हुआ था, एज द वॉर एक्सपेंडिचर इंक्रीज, टैक्सेस एंड डिमांड फॉर गुड्स रोज. जैसे जैसे वॉर एक्सपेंडिचर जो था बढ़ता जा रहा था, टैक्सेस एंड डिमांड्स फॉर गुड्स रोज, जो भी टैक्सेस था वो भी बढ़ गया था और जो गुड्स का डिमांड था वो भी बढ़ गया था. इंडियन बिजनेसमैन हु सप्लाइड प्रोडक्ट्स फॉर द वॉर, तो जो इंडियन बिजनेसमैन थे, मतलब जो वॉर से रिलेटेड चीजें भेज रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे,
ठीक है, उन्हें बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा था, मेड अ ह्यूज लार्ज प्रॉफिट। ठीक है, तो इंडियन जो बिजनेसमैन थे उन्हें बहुत फायदा हुआ, दे बिकम रिच, बहुत अमीर हो गए, और उन्होंने इससे जो भी अर्निंग इस ड्यूरेशन में, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के ड्यूरेशन में उन्होंने जो भी अर्निंग, जो भी प्रॉफिट्स कमाए, उससे उन्होंने क्या किया, अपने इंडस्ट्रीज को और एक्सपेंड किया। तो ऐसे हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कैसे एक बैन, मतलब एक अच्छा चांस, गोल्डन चांस बनकर आया, है ना, अपने इंडियन वर्कर्स के लिए, इंडियन मर्चेंट्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने सारे एक्सप्लेन किए, पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किए। मैंने आपको ट्रिक्स भी बताया कि अगर आपके 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और आपको 1 पॉइंट्स कम आ रहा है, तो आप जितने भी पॉइंट्स आपने ऊपर लिखे हैं उसका एक कंक्लूजन बना के आप लिख दें। अगर आप चाहते हैं पूरे हिस्ट्री का मैं एमसीक्यू का एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में जाके आपको बस लिखना है एमसीक्यू, सो आई गेट टू नो कि मुझे एमसीक्यू पे भी एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो बनाना है, राइट। अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लगी है तो ये वीडियो आप अपने ग्रुप्स में शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।